हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हिंदी एकेडमी परिवार में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति एक कदम आगे बढ़ते होंगे। तो दोस्तों, खूब जी जान लगा सके मेहनत करिए, खूब पढ़ाई करिए और अपने टॉपिक वाइज रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए और इस बार अपनी एक सीट सुनिश्चित कर लीजिए। ठीक है? ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा क्योंकि आपके आगे भावी चुनाव है। इसके पहले सभी विभागों में वैकेंसी आएंगी। तो जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें अपना 100% दीजिए और ईमानदारी से रणनीति बना के आप तैयारी करिए। तो चलिए, हम आप सबके लिए टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए प्रैक्टिस प्रोवाइड करा रहे हैं। तो चलिए, आज हमारा टेस्ट नंबर 4 होगा। इसके पहले हमने टॉपिक वाइज आदिकाल पे 3 नंबर पे प्रैक्टिस हमने दिया था और उसके पहले 2 जो दिए थे वे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन पे थे। और ये आज के टेस्ट जो हैं, आज के प्रश्न आदिकाल से ही संबंधित होंगे। तो चलिए, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। और आप सब भी कॉपी पेन ले लीजिए। जब भी हमारे साथ प्रैक्टिस लगाने बैठिए, पेपर चालू करने तो कॉपी पेन लेके बैठें। ठीक है? तो चलिए, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, साहित्य के इतिहास के लिए इतिहास दर्शन संज्ञा का प्रयोग किसने किया था? तो देखिए फिर से, साहित्य के इतिहास के लिए इतिहास दर्शन संज्ञा का प्रयोग किसने किया था? चलिए, गेस करिए अपना अपना आंसर। और आप लोग दोस्तों कमेंट के थ्रू हमें ज़रूर बताया करिए कि हमारे इतने क्वेश्चन सही हुए। इससे हमें भी मनोबल बढ़ेगा हमारा, और कि हम आपके लिए इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला रहे हैं। आप सब हमारे क्वेश्चन संतुष्ट हैं या नहीं, और भी हम अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो आप फीडबैक ज़रूर दिया करिए। तो चलिए, तो इसका आंसर होगा, और देखिए, जॉर्ज ग्रियर्सन होगा या वोल्टेयर होगा या डॉक्टर नगेंद्र होगा या आचार्य रामचंद्र शुक्ल होगा? बताइए। तो साहित्य के इतिहास के लिए इतिहास दर्शन संज्ञा का प्रयोग वोल्टेयर महोदय ने किया था। ठीक है? तो चलिए, अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। केवल इतिहास ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता। केवल इतिहास ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। केवल इतिहास ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। इतिहास लेखन के प्रयोजन में यह कथन किसका है? तो ऑप्शन सुनिए। टी.एस. एलियट का है, रामचंद्र शुक्ल का है, जॉर्ज लुकास का है, श्याम सुंदर दास का है। चलिए, आंसर करिए। तो इसका आंसर होगा टी.एस. एलियट। ठीक है? टी.एस. एलियट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हिंदी साहित्य के किस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था? फिर से सुनिए एक बार। सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हिंदी साहित्य के किस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन हुआ? ऑप्शन सुनिए। शिव सिंह सरोज का, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का, हिंदी साहित्य का इतिहास का, और इस्तवार दलाल लिटरेचर एंडो हिंदुस्तानी का। चलिए, बताइए, आप लोग गेस करिए। तो आप सभी लोग जान रहे हैं शिव सिंह सरोज रचना किसकी है? शिव सिंह सेंगर की है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नादर हिंदुस्तान किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन का है। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का है। इस्तवार दलाल लिटरेचर एंडो हिंदुस्तानी ये गारसात ताशी का है। गारसात ताशी एक फ्रेंच विद्वान है। इन्होंने अपना इतिहास फ्रेंच भाषा में भी लिखा था और प्रथम प्रयास यही इतिहास लिखने के लिए गारसात ताशी ने पहला इतिहास लिखने का प्रयास किया था। तो चलिए, आंसर करिए। 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नादर्न हिंदुस्तान प्रकाशित हुआ था।
अब हमें आप ये भी एक बार बता दीजिए, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का अनुवाद किसने किया था? किशोरीलाल गुप्त ने 1957 ईस्वी में। ठीक है, और ये भी सुन लीजिए, इस्तवार दलाल लित्रुत्तर हिंदुस्तानी का अनुवाद कब किया गया था? तो लक्ष्मी सागर वार्षे ने 1952 ईस्वी में किया था। ये सब आप ध्यान से सुनते चलिए, आपका रिवीजन होता चलेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। हिंदी साहित्य का इतिहास में सबसे अधिक विवादास्पद कार्य रहा, यानी हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे विवादास्पद कार्य क्या था? सबसे ज़्यादा विवाद किस कार्य में हुआ? तो ऑप्शन सुनिए, रचनाओं की प्रामाणिकता सिद्ध करने में, काल विभाजन व नामकरण करने में, किसी कृति का सही भाषा का रूप निर्धारित करने में, रचनाकारों के जन्म स्थान व जन्म तिथि निर्धारित करने में। तो गेस करिए आप लोग। दोस्तों, वीडियो पसंद आया करो तो एक लाइक तो ज़रूर किया करिए, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर किया करिए, जिससे इस वीडियो का, इस प्रैक्टिस का वे लोग भी लाभ ले सकें। चलिए, हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे अधिक विवादास्पद कार्य क्या था? ये काल विभाजन और नामकरण। विभिन्न लेखकों ने अलग अलग काल विभाजन अपनाया, अलग अलग नामकरण किया, तो ये सबसे ज़्यादा विवादास्पद कार्य यही था। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, कॉपी पेन लिए रहिए। जो मैं चारों ऑप्शन को जहाँ मैं व्याख्यायित करती हूँ, जो आपको क्वेश्चन ना आया उसको आप नोट डाउन कर लिया करिए। ठीक है, इससे आपको रिवीजन करने में आसानी होगी, और एक ही क्वेश्चन जब भी मिले बार बार मैं पढ़ती हूँ, या ध्यान से मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलिए, सुनते हुए चलिए, आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। साहित्य के इतिहास में किस पक्ष का अध्ययन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? फिर से सुनिए, साहित्य के इतिहास में किस पक्ष का अध्ययन महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? काल विशेष के रचयिता का अध्ययन करना, मत विशेष का प्रतिपादन, पूर्व रचित इतिहासों का आलोचनात्मक अध्ययन करना, युगीन परिस्थितियों, परंपराओं, धारणाओं के तटस्थ विश्लेषण का अध्ययन करना। चलिए गेस करिए। फिर से सुनिए, साहित्य के इतिहास में किस पक्ष का अध्ययन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा युगीन परिस्थितियों, परंपराओं और धारणाओं के तटस्थ विश्लेषण। ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी को हिंदी साहित्य के प्रथम उत्थान को आदिकाल नाम देने की प्रेरणा किससे प्राप्त हुई थी? हजारी प्रसाद द्विवेदी को हिंदी साहित्य के प्रथम उत्थान को आदिकाल नाम देने की प्रेरणा किस लेखक से प्राप्त हुई थी? तो देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन, स्वयं से, मिश्र बंधुओं से। तो इसका राइट आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल से। अगला देखिए, राहुल सांकृत्यायन का प्रसिद्ध लेख हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविता, जो कि 1930 की रचना है। ठीक है, किस पत्रिका में छपा था? राहुल सांकृत्यायन का लेख हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविता, जो कि 1933 ईस्वी में प्रकाशित है, रचना है, किस पत्रिका में छपी थी? तो गंगा पत्रिका में, प्रभा पत्रिका में, मर्यादा पत्रिका में और सरस्वती पत्रिका में। तो चलिए इसका आंसर करिए आप लोग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा पत्रिका में राहुल सांकृत्यायन का प्रसिद्ध लेख हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविता छपा था। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास ग्रंथ के लेखक हैं। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास ग्रंथ के लेखक हैं चतुरसेन शास्त्री हैं, अज्ञे हैं, उदय सिंह हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध हैं। बताइए।
चलिए, तो ये होगा आंसर। ये भी 1930 ईस्वी में प्रकाशित ये रचना है, ये भी आप लोग जान जाइएगा। महत्वपूर्ण रचना है तो क्रम भी पूछ सकता है। और ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के, ठीक है। इन्हें कवि सम्राट माना जाता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हिंदी साहित्य में कवि सम्राट के उपनाम से जाने जाते हैं। और अज्ञे जी को उपनाम कठिन गद्य के प्रेत, ठीक है। कठिन काव्य के प्रेत केशवदास जी हैं, कठिन गद्य के प्रेत अज्ञे जी हैं, ठीक है। तो चलिए नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। यह हिंदी साहित्य की नींव का वह प्रस्तर है जिस पर आचार्य शुक्ल ने अपने सुप्रसिद्ध इतिहास का भव्य भवन निर्मित किया है। यह कथन किसके इतिहास से संबंधित है? यह कथन किससे इतिहास से संबंधित है? यहाँ पे होगा किससे, किसके, ठीक है। तो चलिए फिर से सुनिए। यह हिंदी साहित्य की नींव का वह प्रस्तर है जिस पर आचार्य शुक्ल ने अपने सुप्रसिद्ध इतिहास का भव्य भवन निर्मित किया है। यह कथन किसके इतिहास से संबंधित है? ऑप्शन सुनिए। शुक्ल के निर्माण से, गारसा ताशी के इतिहास से, फिर से सुनिए। शुक्ल के इतिहास से, ऑप्शन बी है ताशी के इतिहास से, ऑप्शन सी है ग्रियर्सन के इतिहास से, ऑप्शन डी है हरिऔध के इतिहास से। तो चलिए गेस करिए आप लोग, इसका आंसर कौन सा होगा सही? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रियर्सन के इतिहास से। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। वह इतिहासकार जिसने सर्वप्रथम आचार्य शुक्ल के इतिहास की कमियों को रेखांकित किया, वे कौन से इतिहासकार हैं जिसने सर्वप्रथम सबसे पहले आचार्य शुक्ल के इतिहास की कमियों को रेखांकित किया था, यानी उजागर किया था? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। यहाँ ऑप्शन बी होगा ये डॉक्टर नगेंद्र। ए हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र हैं, ऑप्शन सी नंद दुलारे वाजपेयी हैं और ऑप्शन डी सुमित्रानंदन पंत हैं। तो चलिए बताइए। वह इतिहासकार जिसने सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास के कमियों को रेखांकित किया था, तो वे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 11। आदिकाल को बाल्यावस्था का काल किसने कहा? हरिऔध जी ने, और रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, सूर्यकांत शास्त्री ने, नलिन विलोचन शर्मा ने। बताइए आदिकाल को बाल्यावस्था का काल किसने कहा? तो आदिकाल को बाल्यावस्था का काल किसने कहा था? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल को बाल्यावस्था का काल कहा था। और इनकी रचना आप सब जानते ही हैं, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री का है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन 2 भागों में नलिन विलोचन शर्मा का है, ठीक है। और हरिऔध जी की तो अभी पढ़े ही हैं, हिंदी साहित्य का, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास 1930 में। एक बार फिर सुन लीजिए, ये सब रचनाएं पॉपुलर हैं, पूछी जाती हैं बार बार। तो हिंदी भाषा और साहित्य का विकास रचना हरिऔध का है, और हिंदी भाषा का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री का है, और नलिन विलोचन शर्मा का है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। इतिहास लेखन एवं विश्लेषण के प्रति पारंपरिक भारतीय दृष्टिकोण कैसा रहा? इतिहास लेखन एवं विश्लेषण के प्रति पारंपरिक भारतीय दृष्टिकोण कैसा रहा? तो ऑप्शन सुनिए। वस्तुपरक था, तर्कमूलक था, विश्लेषणात्मक था, आदर्शमूलक और आध्यात्मिक था। तो चलिए इसका आंसर हम बता देते हैं। ये आदर्शमूलक और आध्यात्मिक था। इतिहास लेखन एवं विश्लेषण के प्रति जो पहले की पारंपरिक भारतीय दृष्टिकोण था वो आदर्शमूलक और आध्यात्मिक था। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 13। जायसी के अखरावत के आधार पर ककहरा शैली की, जायसी के अखरावत के आधार पर एक ककहरा शैली जो है, ककहरा की रचना किसने की है? तो ऑप्शन है राम सहाय दास, नेमाज, शूदन, नृपशंभु। बताइए।
दोस्तों ये सब क्वेश्चन हमने जो सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम्स के, जैसे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, नेट जेआरएफ हो गया, टीजीटी पीजीटी हो गया और जीआईसी हो गया, इन सब क्वेश्चनों का अध्ययन करके तब हमने ये सब क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो मुझे पूरा विश्वास है यहाँ से आपको परीक्षा में क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे और ये क्वेश्चन आप सब तैयार करते हुए चलिए, आपके परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो इसका आंसर देखिए, जायसी के अखरावत के आधार पर ककहरा शैली राम सहाय दास ने लिखी थी। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में भी शेयर कर दीजिए, अभी तक नहीं किए हो तो, और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस मिलती रहेगी और आपकी तैयारी भी सुदृढ़ होगी। तो चलिए नोट कर लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। राम खिलावन पांडे ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? राम खिलावन पांडे ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? वीरगाथा काल, सिद्ध सामंत काल, संक्रमण काल, संधि काल और चारण काल। तो देखिए, राम खिलावन पांडे ने आदिकाल को संक्रमण काल नाम दिया है। ठीक है, सिद्ध सामंत काल नाम राहुल सांकृत्यायन ने दिया है आदिकाल को, और आदिकाल को वीरगाथा काल नाम रामचंद्र शुक्ल ने दिया है, और संधि काल व चारण काल राम कुमार वर्मा ने दिया है। तो दोस्तों ये भी सुन लीजिए, राहुल सांकृत्यायन ने प्रथम कवि माना है शरहपा को, उनकी रचनाओं का हिंदी काव्यधारा नाम से संपादन भी राहुल सांकृत्यायन ने किया है, और इन्होंने माना है राम कुमार वर्मा ने आदिकाल का प्रथम कवि माना है स्वयंभू को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, शुक्ल जी को इतिहास पंचांग के रूप में प्राप्त हुआ था। ये कथन है, ध्यान दीजिएगा, शुक्ल जी को इतिहास पंचांग के रूप में प्राप्त हुआ था, उन्होंने उसे मानवीय शक्ति से अनुप्राणित कर इतिहास बना दिया। ये कथन है डॉक्टर नगेंद्र का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जैनेन्द्र कुमार का और डॉक्टर नामवर सिंह। इसका ऑप्शन करिए। तो इसका आंसर होगा, शुक्ल जी ने इतिहास पंचांग के रूप में प्राप्त हुआ था, उन्होंने उसे मानवीय शक्ति से अनुप्राणित कर उसे इतिहास बना दिया। तो ये कथन है डॉक्टर नामवर सिंह का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को क्या कहा है? भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को क्या कहा? अवहट, अपभ्रंश, पुराने हिंदी और आरंभिक हिंदी। चलिए बताइए। गेस करिए आप लोग। दोस्तों लास्ट में आप सब ये ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा कि हमारे इतने क्वेश्चन इतने में सही हुए हैं, और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दिया करिए, जिससे हमें और भी अच्छा करने का प्रेरणा मिले और हम आप सबके लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँ। चलिए, भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट कहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बौद्ध सिद्धों के प्रथम साहित्यिक उद्धारकर्ता हैं, यानी बौद्ध सिद्धों के जो साहित्यिक उद्धारकर्ता जिन्होंने संपादन कार्य शुभारंभ किया था बौद्ध सिद्धों का के रचनाओं का, वे कौन हैं? प्रबोध चंद्र बागची हैं, बेंडल हैं, कर्नल टांड हैं, राहुल सांकृत्यायन हैं। तो इनका आंसर होगा ऑप्शन बी, बेंडल हैं। बौद्ध सिद्धों के प्रथम साहित्यिक उद्धारकर्ता बेंडल महोदय जी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, पंचमकार, आपके पंचमकार में क्या क्या आते हैं? मध्य, मांस, मत्स्य, मैथुन और मुद्रा का विधान किस साहित्य में मिलता है? जैन साहित्य में, ऑप्शन बी नाथ साहित्य में, ऑप्शन सी संत साहित्य में, ऑप्शन डी सिद्ध साहित्य में। तो ये सिद्ध साहित्य में आता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, नूर मोहम्मद की रचना रौजतुल हकायक,
रौज़तुल हक़ायक़ ये किस भाषा में है? अवधी, फ़ारसी, अरबी, तुर्की। रौज़तुल हक़ायक़ किस रचना में है? और इनकी रचना एक नूर मोहम्मद है, एक इंद्रावती है और एक तीसरी रचना ये रौज़तुल हक़ायक़ है। तो ये फ़ारसी भाषा में है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। इनमें से कौन सी रचना पद्मावत की छाया मानी जाती है? तो देखिए हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना पद्मावत की छाया मानी जाती है? चित्रावली है, मृगावती है, चंदायन है, हंसावली है। चलिए गेस करिए। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ये ए है, चित्रावली रचना ये पद्मावत की छाया मानी जाती है। ठीक है, तो चित्रावली किसकी रचना है? ये उस्मान की रचना है। उस्मान की रचना है और उस्मान के गुरु का भी नाम पूछा जाता है, तो आप ये भी जान लीजिए, हाजी बाबा। उस्मान के गुरु हाजी बाबा थे। और देखिए ये मृगावती कुतुबन की रचना है और चंदायन जो है ये मुल्ला दाऊद की रचना है और हंसावली रचना जो है ये अशाइत की है। ठीक है, ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कविराज श्यामल दास ने राशों की उत्पत्ति किससे मानी है? ऑप्शन सुनिए, ये क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा भ्रम पैदा करते हैं एग्ज़ाम में। ये क्वेश्चन गलत हो जाता है और बहुत से विद्वान हैं जिन्होंने अलग अलग प्रकार से अपने अपने मत के अनुसार राशियों की उत्पत्ति माना है। तो देखिए, कविराज श्यामल दास ने राशियों की उत्पत्ति रसायन से माना है, रसिक से माना है, राजसूय से माना है और राजयश से माना है। तो चलिए आप लोग बताइए, गेस करिए। तो सुनिए, रसायन से रामचंद्र शुक्ल ने माना है और रसिक से नरोत्तम स्वामी ने माना है। ठीक है, रसिक से राशि शब्द की उत्पत्ति नरोत्तम स्वामी ने माना है। और राजसूय और राजयश से बताइए। तो कविराज श्यामल दास ने राजयश से राशियों की उत्पत्ति माना है और राजसूय से किसने माना है? तो गारसादा तासी ने। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। रसायन से रामचंद्र शुक्ल ने माना है, रसिक से नरोत्तम स्वामी ने माना है और राजसूय से गारसादा तासी ने माना है। राजयश से राशियों की उत्पत्ति कविराज श्यामल दास ने माना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं और समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए इस पे आप सब अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए, जिससे हमें भी लगेगा कि हाँ, हमारा पढ़ाया हुआ आप सबको समझ में आ रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा ग्रंथ केवल सूचना रूप में उपलब्ध है? इनमें से कौन सी रचना है वो सूचना रूप में उपलब्ध है, उसका कोई पुस्तकाकार रूप आज तक उपलब्ध नहीं हुआ है? फिर सुन लीजिए, वह कौन सा ग्रंथ है जो केवल सूचना रूप में उपलब्ध है, उसका कोई पुस्तकाकार रूप आज तक उपलब्ध नहीं, यानी वो प्रकाशित नहीं हो पाई है उसका। चलिए ऑप्शन सुनिए, हम्मीर राशो, भारतेश्वर बाहुबली रास, विशल देव राशो, परमाल राशो। तो जान लीजिए, परमाल राशो जगनिक की रचना है और ये सब रचना बताइए किसकी किसकी है? तो इसका आंसर सुनिए, वो रचना हम्मीर राशो है। हम्मीर राशो रचना है जो केवल सूचना मात्र रूप में उपलब्ध है, उसका पुस्तकाकार रूप आज तक उपलब्ध नहीं हो पाया है। और भारतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूर्य की रचना है। विशल देव राशो नरपति नाल की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अक्षरद्वीपोपदेश रचना किसकी है? अक्षरद्वीपोपदेश रचना किसकी है? डोम्बिपा की, कल्लोल की, गोरखनाथ की, राजशेखर की? बताइए, अक्षरद्वीपोपदेश रचना किसकी है? तो ये डोम्बिपा की रचना है। ठीक है, ये अक्षरद्वीपोपदेश रचना डोम्बिपा की है। नीचे देखिए क्वेश्चन नंबर 24,
स्थूल भद्ररास किसकी रचना है? स्थूल भद्ररास किसकी रचना है? जिनदत्त सूर, जिनधर्म सूर, सोम प्रभु सूर, मुनिराम सिंह। चलिए गेस करिए। स्थूल भद्ररास रचना ये आपका जिनधर्म सूर्य का है, ठीक है, जिनधर्म सूर्य का है। मुनिराम सिंह को हमने बताया ये सर्वाधिक रहस्यवादी कवि हैं, इनकी रचना है पाहुड़ दोहा। और सोम प्रभु सूर्य की रचना भी हमने बताया हुआ है आपको, कुमारपाल प्रतिबोध, ठीक है। और जिनदत्त सूर्य की रचना उपदेश रसायन रास, ठीक है। तो ये सब भी रचना आप सब नोट करते हुए चलिएगा और ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बेल कृष्ण रुक्मणी रे, वेल कृष्ण रुक्मणी रे के रचयिता हैं? जिनधर्म सूर्य हैं, शारंगधर हैं, भीम कवि हैं, पृथ्वीराज हैं। तो चलिए बताइए। इनकी एक रचना है, आप लोग नोट कर लीजिए, दंगवय पुराण। दंगवय पुराण भीम कवि की महत्वपूर्ण रचना है। और एक इनकी है शारंग धर पद्धति। एक तो ये है, एक हम्मीर राशो है शारंगधर की। ठीक है, चलिए इनकी रचना स्थूल भद्ररास है। स्थूल भद्ररास जिनधर्म सूर्य के। तो बेल कृष्ण रुक्मणी रे की रचना के लेखक पृथ्वीराज हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। ये नीचे की ये शारंगधर पद्धति रचना शारंगधर की है और हम्मीर राशो शारंगधर की है। और भीम कवि की रचना दंगवय पुराण है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। हरिचरित्र के लेखक हैं? हरिचरित्र के लेखक हैं लालचंद्र, लालचदास, व्यास कवि, मेरुतुंग। चलिए गेस करिए आप लोग। तो हरिचरित्र के लेखक लालचदास हैं, ठीक है। हरिचरित्र के लेखक लालचदास हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। नल दमयंती कथा के लेखक हैं? ये सब आदिकाल की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और ये पूछी हुई रचना है। हमने उन्हीं क्वेश्चनों को लिया हुआ जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और आप लोग क्वेश्चन को देखिएगा, हमने कैसे उसमें नए नए जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसी में हमने नए नए क्वेश्चन बनाए हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन हमारे कैसे हैं, किस लेवल के हैं, मैं बार बार कहती हूँ, आप लोग अपना फीडबैक नहीं देते हैं। प्लीज़ दोस्तों अपनी प्रतिक्रिया हमें दीजिए, हमें बताइए, तभी हम और अच्छा कर पाएंगे। बिना आप सबके सहयोग से, सपोर्ट से हम नहीं कर पाएंगे। आप सब हमें बताएंगे, उस अनुसार हम फिर अपने अगले प्रैक्टिस में क्वेश्चन लेके आएंगे। और दोस्तों हमें आप सबसे भी कुछ सीखने का मौका मिले, मैं यही चाहती हूँ। तो आप सब अपना सपोर्ट हमें बनाइएगा ज़रूर। और ये क्वेश्चन कैसे हैं हमें ये भी बताइएगा, ठीक है। और दोस्तों एक लाइक तो कर दीजिए। लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में पैसा थोड़ी लगता है। तो ज़रूर दोस्तों हमें सपोर्ट करिए जिससे और मैं अच्छा कर सकूं। तो चलिए ये 27 नंबर का क्वेश्चन देखिए। नल दमयंती कथा के लेखक हैं? मैं क्वेश्चन कराती हूँ आपको, ABCD सभी ऑप्शन पे भी मैं व्याख्या करती हूँ जहाँ मैं ज़रूरी समझती हूँ। तो आपका एक क्वेश्चन के साथ साथ आपके 4-5 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। और आपको क्या चाहिए, हमें यही लग रहा है कि इससे आपके ये सब भी रिवीजन होते चलेंगे। तो हम इस पे भी चर्चा करते चल रहे हैं। इस पे अपनी राय ज़रूर दीजिए हमें मोटिवेट करने के लिए दोस्तों। तो प्लीज़ आप अपनी राय ज़रूर दीजिए। तो चलिए
देखिए, नल दमयंती कथा के लेखक हैं लालचंद्र, रोडा, लालचदास और व्यास कवि। तो देखिए, रोडा की रचना आप लोग जानते ही हैं, राउलवेल, जो कि एक शिलांकृत कृति है, और एक चंपू काव्य है। चंपू काव्य गद्य पद्य मिश्रित, ठीक है। और देखिए, ये एक व्यास कवि की रचना है। नल दमयंती कथा जो रचना है ये व्यास कवि की रचना है, और हरिचरित रचना लालचदास की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक राष्ट्र ग्रंथ कौन सा है? हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ, देखिए यहाँ पे ऐतिहासिक लगा हुआ है, तो ये आपको बताना है। तो बताइए, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक राष्ट्र ग्रंथ है पंचपांडव चरित रास है, स्थूलिभद्र रास है, उपदेश रसायन रास है और पाहुड़ दोहा। इन सब रचनाओं पे हमने चर्चा कर दिया है आप सबसे। अब ये बताइए, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास काव्य तो पंचपांडव चरित रास है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, चंदनबाला रास व जीवदया रास, चंदनबाला रास व जीवदया रास में किस रस की प्रधानता है? ऑप्शन सुनिए, करुण रस की प्रधानता है, श्रृंगार रस की प्रधानता है, वीर रस की प्रधानता है और हास्य रस की प्रधानता है। तो सुन लीजिए, चंदनबाला रास रचना जो है वो करुण रस प्रधान रचना है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस ग्रंथ में बालनाथ का टीला शब्द का प्रयोग हुआ है? दोस्तों, अभी तक ये क्वेश्चन नहीं आया है, ये क्वेश्चन भावी एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए इसको देखिए, बालनाथ का टीला शब्द का प्रयोग पद्मावत में हुआ है, अखरावट में हुआ है, सत्यवती कथा में हुआ है, चंदायन में हुआ है। तो देखिए, पद्मावत शब्द का टीला का प्रयोग, बालनाथ का टीला शब्द का प्रयोग पद्मावत में हुआ है। अब अंतिम है ये क्वेश्चन, देखिए, चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन किस रचना में हुआ है? चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन किस रचना में हुआ है? नेमिनाथ चौपाई और नेमिनाथ रास, जीवदया रास, चंदनबाला रास। बताइए, ये आपका जीवदया रास, चंदनबाला रास, ये रचना आशगु का है। ये दोनों रचना जो है करुण रस प्रधान रचना है। तो देखिए, चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन हुआ है आपका नेमिनाथ चौपाई में, ठीक है, नेमिनाथ चौपाई में। तो चलिए, आपको आज बस यहीं तक। आपको क्वेश्चन कैसे लगे ये हमें आप अपनी प्रतिक्रिया इस पे ज़रूर दीजिएगा और मेरा मनोबल बढ़ाइएगा, मैं आप सबसे यही आशा करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, बस आज यहीं तक। अब मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ऐसे ही टॉपिक वाइज प्रैक्टिस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।